गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन के अंदर यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 7 संगठन। तो आज का टॉपिक है संगठन के सिद्धांत। तो हम स्टार्ट करते हैं संगठन के सिद्धांतों के बारे में। तो पहले इसके हम सारे पॉइंट या इसके जो बिंदु हैं, टॉपिक है सिद्धांतों के, उनको पढ़ लेते हैं, फिर उनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है उद्देश्यों की एकरूपता, दूसरा है अपवाद का सिद्धांत, तीसरा है कुशलता का सिद्धांत, चौथा है सहभागिता का सिद्धांत, पांचवा है स्थायित्व एवं लोच का सिद्धांत, छठवां है संरचनात्मक संतुलन, सातवां है निश्चितता का सिद्धांत, आठवां सरलता का सिद्धांत, नौवां नेतृत्व का सिद्धांत और 10वां व्यक्तिक योग्यता का सिद्धांत। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं पहले बिंदु उद्देश्यों की एकरूपता का सिद्धांत से। तो इसका जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है उद्देश्यों की एकरूपता। प्रत्येक संगठन का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी के साथ विभागों एवं उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए, परंतु ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रमुख उद्देश्यों एवं उप उद्देश्यों में एक रूपता हो तथा वह सब मिलकर एक रूप हो जाए। यानी जो संगठन का ये जो सिद्धांत है उद्देश्यों की एकरूपता, वो यह बताता है कि कोई भी संगठन जो होते हैं उनके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी उनके जो टारगेट हैं, उनके जो गोल्स हैं, वो प्री डिसाइडेड होने चाहिए, यानी पहले से निर्धारित होने चाहिए। और साथ ही साथ जो संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं और जो संस्था के विभाग, जो संस्था के अन्य डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनके उप विभाग हैं, सब डिपार्टमेंट हैं, उनके भी उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। लेकिन संस्था के मुख्य उद्देश्य और संस्था के जो विभाग और उप विभागों के उद्देश्य हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, यानी उनके अंदर एक रूपता होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जब सभी उद्देश्य एक रूप होंगे, यानी संस्था के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हम उनके विभाग और उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं और उनके विभाग और उप विभागों के उद्देश्य हैं, उनके अंदर एक रूपता रहेगी, जिससे व्यवसाय के संचालन, उसके प्रबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगला है अपवाद का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत बताता है कि उच्च प्रबंधक को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिन प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। यानी जो अपवाद का सिद्धांत है वह यह बताता है कि जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, जो उच्च प्रबंध है, वह अपने कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किसी प्रकार का कोई इंटरफियरेंस ना करे। यानी जब वो डेली के जो कार्य कर रहे हैं, डेली जो वर्क करते हैं, डेली के जो कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा, कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें वह बार बार रोक टोक या बार बार किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करे। ऐसा करने से जो कर्मचारी हैं उनके कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिससे संस्था के उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अपवाद का सिद्धांत केवल यही बताता है कि जो उच्च अधिकारी है वह कर्मचारियों के डेली के जो कार्य होते हैं, उनके डेली जो वर्क है, उनमें कम से कम हस्तक्षेप करे। अगला है कुशलता का सिद्धांत। तो संगठन ऐसा होना चाहिए जो उपक्रम को न्यूनतम लागत पर उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाए। इसमें भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी अगला जो है कुशलता का सिद्धांत, वह यह बताता है कि जो उपक्रम है, कोई भी व्यावसायिक संगठन है, कोई भी उपक्रम है, वहाँ इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कम से कम लागत पर संस्था या उपक्रम अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करे, या संस्था या उपक्रम इस तरीके से बने कि वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ, जो संस्था के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, उसे प्राप्त करने योग्य बन जाए। इसमें
जो भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, उनका इस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे वह अपने मूल उद्देश्यों को, अपने जो मेन उनके जो टारगेट हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनको प्राप्त कर सके। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो कुशलता का सिद्धांत है वह भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है जिससे संस्था के जो मुख्य लक्ष्य होते हैं, न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ को प्राप्त करने में सफल हो या उन्हें आसानी से प्राप्त कर सके। अगला बिंदु है इसी क्रम में सहभागिता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को आमने सामने बैठकर संगठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु विचार विमर्श करना चाहिए। तो सहभागिता, तो इसमें सभी की सहभागिता यानी जो सभी कर्मचारी हैं यानी जो प्रबंधक हैं वह सभी आपस में एक साथ मिलजुल कर बैठकर संगठन की जो समस्याएं हैं, संगठन की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उन पर आपस में बैठकर बात करें, उन पर चर्चा करें ताकि उनके अच्छे से समाधान निकाले जा सकें। यानी जो सहभागिता का सिद्धांत है वह ये बताता है कि प्रबंधकों को आमने सामने बैठकर, यानी जो उच्च प्रबंध है या मध्य प्रबंध है या निम्न स्तर के प्रबंध है, उनके जो प्रबंधक हैं उनको सभी को आपस में मिलजुल कर, आपस में आमने सामने बैठकर संगठन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए जिससे उनके अच्छे से अच्छे समाधान निकाले जा सके। अगला है स्थायित्व एवं लोच। तो संगठन को यथासंभव स्थायी होना चाहिए जिससे उसमें निरंतरता बनी रहे। इसके अतिरिक्त उसमें पर्याप्त लोच होनी चाहिए, अर्थात भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ इसमें भी परिवर्तन करना संभव हो। तो अगला जो सिद्धांत है स्थायित्व एवं लोच का सिद्धांत, वो यह बताता है कि जो संगठन के जो उद्देश्य हैं वो स्थायी होने चाहिए और उनमें निरंतरता यानी वो कंटिन्यूटी उनके अंदर होनी चाहिए। यानी संगठन जो है हमारा वो यथासंभव यानी जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक वो स्थायी हो, निरंतर बने रहें। साथ ही इनमें लोचता भी होनी चाहिए क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य में परिवर्तन होते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में जो परिवर्तन होने वाले हैं या जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के अनुसार हम अपने संगठन में परिवर्तन कर सकें। तो इस तरीके के व्यवस्था हमारे संगठन के अंदर होनी चाहिए। अगला है संरचनात्मक संतुलन। तो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संरचना या ढांचे के प्रत्येक अंग या अनुभागों में पर्याप्त संतुलन बना रहे। यानी जो संरचनात्मक संतुलन का सिद्धांत है वह यह बताता है कि किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी उपक्रम के अंदर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी संरचना या उसके ढांचे या उसके ढांचे के जो अंग हैं या उसके जो पार्ट है अलग अलग, उनमें बैलेंस बना रहे, उनमें संतुलन बना रहे, आपस में तालमेल बना रहे, तभी संस्था के लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है निश्चितता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों की प्रत्येक क्रिया न्यूनतम प्रयास तथा अधिकतम दक्षता के साथ उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो निश्चितता का जो सिद्धांत है वो इस बात की व्याख्या करता है, इस बात को बताता है कि जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा डेली जो कार्य किए जा रहे हैं और उनकी जो कार्य क्षमताएँ हैं, उनकी जो अनुभव हैं, उनके जो कार्य करने का तरीका है, उसको इस तरीके से बनाएं कि जिससे संस्था के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सके। यानी कुल मिलाकर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जो अनुभव हैं, उनका प्रयोग करके हम संस्था के लक्ष्यों पर अपना या संस्था के जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है सरलता का सिद्धांत। तो उपक्रम की संगठन संरचना जटिल न होकर अत्यधिक सरल होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की समझ में वह आसानी से आ जाए। तो जो सरलता का सिद्धांत है वो यह बताता है कि जो संगठन की संरचना है या जो हमारा
उपक्रम है, उपक्रम की जो संरचना है वह अत्यधिक कठिन नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरल होनी चाहिए, जिससे एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। अगला है नेतृत्व का सिद्धांत। तो संगठन संरचना एक ऐसा वातावरण प्रदान करे कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य हेतु प्रेरित कर सकें तथा उन्हें कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकें। तो संगठन के अंदर जो भी संगठन के ढांचा तैयार किया जाता है, जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण हमें देना चाहिए जिससे प्रबंधक अपने अधीनस्थों को, यानी जो मैनेजर्स हैं वो अपने कलीग्स हैं, अपने उनके जो अधीनस्थ हैं उनको इस तरीके से मोटिवेट करें, यानी जो संगठन संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे जो प्रबंधक है वो अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें और साथ ही उन्हें एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें, एक अच्छी लीडरशिप वो अपनी निभा सकें। अगला है व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत। तो संगठन कर्मचारियों से ही बनता है, अतः संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्मचारी व प्रबंध के विकास पर पर्याप्त बल दिया जाए, उनके प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो तथा मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। तो जो अगला पॉइंट है व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि संगठन मनुष्यों से ही बनता है, व्यक्तियों का ही एक समूह होता है, अतः संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्मचारी व प्रबंध के विकास पर, यानी जिसमें कर्मचारियों के विकास पर कार्य किया जाए, प्रबंध के विकास पर कार्य किया जाए और साथ ही जो कर्मचारी हैं उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो एबिलिटी हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनकी जो कार्य क्षमताएँ हैं, उनका हम अच्छे से अच्छा ढंग से प्रयोग कर सकें। सो स्टूडेंट, ये थे प्रबंध के अंदर संगठन के सिद्धांत। तो आपको ये संगठन के सिद्धांत समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।